शनिवार को कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा हरदा होते हुए सिवनी मालवा पहुंचे, जहां गांधी चौक पर गांधी जी को माल्यार्पण किया, जहां गांधी जी के विचारों को आज के समय में आत्मसात करने को आवश्यक बताया। गांधी चौक पर कांग्रेस जनों ने राज्यसभा सांसद का स्वागत किया, जिसके पश्चात राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी के निवास पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद विवेक तन्खा जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधा सुधीर पटेल के निवास कोटला खेड़ी के लिए रवाना हुए, जहां से औली घाट होते हुए उन्होंने भोपाल की ओर प्रस्थान किया। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने रेस्ट हाउस में मीडिया से चर्चा भी की, जहां उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 में हमारा निशाना पीएम मोदी से ज्यादा सीएम शिवराज सिंह का भ्रष्टाचार रहेगा। 2023 जीतने के लिए हमारी प्राथमिकता है कि प्रत्याशियों की सूची जल्द घोषित की जाए। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर उनका कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी संसद में बोलेंगे। राहुल गांधी को पूरा देश सुनना चाहता है। मणिपुर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, उन पर किसी का विश्वास नहीं है। अगर उन्हें हटाया नहीं जाता है तो ये जन आकांक्षा के विपरीत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाना लाजमी है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का कांग्रेस नेताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ ही रेस्ट हाउस व पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी के निवास पर अधिवक्ताओं ने राज्यसभा सांसद से भेंट कर उनका स्वागत किया। सिवनी मालवा नगर कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद से सिवनी मालवा के लिए सब बांध की मांग करते हुए ज्ञापन सौंप निवेदन किया था। कांग्रेस नेता समीर शर्मा ने बताया कि नगर कांग्रेस की मांग पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सिवनी मालवा के लिए सब वाहन और वकीलों की लाइब्रेरी के लिए 50,000 रुपए देने का आश्वासन भी दिया। नहीं, मुझे बेसिकली हरदा जाना था। वहाँ पर हरी साल्वे जी की जूनियर है अवली, वो बहुत दिनों से मुझे एक वकीलों के फंक्शन में इनवाइट कर रही थी लॉयर्स कॉन्क्लेव में। 2 बार मैं नहीं आ पाया, कैंसिल हुई। 3rd टाइम भी आज कैंसिल हो जाती, बट मैंने कहा नहीं, वो लड़की है, बुरा मानेगी और दुखी हो जाएगी, इसलिए आई मेड श्योर दैट आई कम। मैं गया था, बहुत अच्छा लगा, सबसे मिला। इनफैक्ट पूरी कांग्रेस के पदाधिकारियों से भी मिला, कांग्रेस जनों से भी मिला, पब्लिक से भी मिला, कोर्ट भी गया, बार एसोसिएशन भी गए, कॉन्क्लेव भी बहुत अच्छी हुई। दिल्ली से और भी वकील साहब लोग आए थे, तो ओवरऑल हरदा की विजिट बहुत अच्छी थी। राजनीतिक सवाल ये है कि आगामी 2023 साल में कैसे देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कहाँ पर है? ये तो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है और मैं जहां भी जा रहा हूँ लोग तो बहुत आशान्वित हैं और 18 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सामने दिख रही है। 133 दिन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को राहत दी है, कैसे देख रहे हैं? मेरे ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जो जीते हैं, ये न्याय की एक विक्ट्री है, मगर सच्चाई तो ये है कि ये प्रकरण होना ही नहीं चाहिए था। आज तक भारत के इतिहास में इस प्रकार के स्टेटमेंट में किसी को सजा नहीं हुई है, और 2 साल की सजा तो 200 साल में पहली बार हुई है। एक नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल ऑफेंस पे 2 साल की मैक्सिमम सजा दी जाती है। उससे सुप्रीम कोर्ट भी कल विचलित था और सुप्रीम कोर्ट बार बार यही पूछता रहा कि आप बताइए 200 साल के इतिहास में किसी को 2 साल की सजा दी गई है क्या? आप 2 साल 11 महीने 29 दिन भी देते तो राहुल जी की सदस्यता नहीं जाती, तो 2 साल देना, मैक्सिमम देना भी उनके लिए बड़ी अनिवार्य था, ये तो सदस्यता जाती नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे आक्षेप लगाया और कहा कि नहीं, ये जन अधिकार कानून का उल्लंघन है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हो और आप लोकसभा में आपको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। उस अधिकार को इस तरह से वंचित करना उन्होंने गलत समझा। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ था और इस बीच 11 अध्यादेश पारित हुए हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो उसको किस तरीके से? बीजेपी की एक पुरानी आदत है कि बिना डिस्कशन के
अपने बिल्स को पास कराना। मैंने तो पहले भी ट्वीट किया था मोदी जी को, मोदी जी आपके पास दो विकल्प हैं, या पार्लियामेंट में डिस्कशन करा लो या सड़क पे करा लो। जब आप पार्लियामेंट में नहीं कराओगे तो डिस्कशन सड़क पे होगा। फार्म लॉ में यही हुआ, आपने पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होने दिया तो सड़क पे हुआ और आपको अल्टीमेटली तीनों लॉ वापस लेने पड़े। कश्मीर को लेके भी बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। तो प्रॉब्लम विद बीजेपी है कि जितने वो कानून बनाते हैं उसमें डिस्कशन इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल कानून होते हैं और उनको लगता है कि डिबेट होगा तो हम एक्सपोज होंगे, तो वो चाहते हैं कि किसी तरह बिना विपक्ष के कानून बना दो। मणिपुर और हरियाणा की जो घटनाक्रम हो रहा है अभी, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो सबको समझ आ रहा है कि स्पॉन्सर्ड है, किसके इससे बेनिफिट किसको होता है, सबको समझ आ रहा है बेनिफिट किसको होता है। दूसरी चीज, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय होता है। जब चीफ मिनिस्टर मणिपुर कंप्लीटली फेल हो चुके हैं, उन पे किसी का विश्वास नहीं रह गया है, हजारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों गांव जल चुके हैं या घर नष्ट हो चुके हैं, सैकड़ों लाइफ जा चुकी है, उसके बाद भी अगर चीफ मिनिस्टर को हटाया नहीं जाता, इस पे मैं तो क्या कहूंगा, मैं मोदी जी और अमित शाह जी पे प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा कि आप नहीं चाहते कि उसको हटाया जाए, और ये जन आकांक्षा के विपरीत है। बात अगर मध्य प्रदेश की कही जाए तो 2023 में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती क्या देखता है आप? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी तैयारी करके जीतो, और उस तैयारी में हम लगे हैं पूर्णतः से। ये भी डिक्लेयर किया है कि हम अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जल्दी डिक्लेयर करेंगे, और उसके अलावा कांग्रेस जो कांग्रेस की जो कांग्रेसमैन है वो हर प्रकार से तैयार है इस वक्त सत्ता में वापस आने के लिए। सर, कांग्रेस को पिछली बार भी सरकार कांग्रेस की थी, ऐसा क्या हो गया, क्या उम्मीद है कि इस बार नहीं होगा? मैं पिछली बार एक जन हमको छोड़ के चला गया कुछ एमपी के एमएलए के साथ। फॉर्चुनेटली अभी हमारे पास ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति जो छोड़ के जाएगा। 2024 के लिए गठबंधन बनाया एनडीए नाम से, कितना मजबूत मान रहे हैं आप? देखिए, मजबूती उसकी मैं बोलूं तो कोई मतलब नहीं है। इंडिया से विपक्ष सत्ता पक्ष डर गया है, और सत्ता पक्ष इस वक्त इंडिया को लेके तमाम कंप्लेंट्स करा रहा है, जैसे कि इंडिया के बन जाने से उनको पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं तो इसी से यही मेरा मापदंड है कि अगर मोदी जी और उनकी पूरी सरकार इंडिया के नाम से घबरा गई है, इसका मतलब उनको चिंता है। सिडनी मालवा विधानसभा हमेशा ही कांग्रेस का गढ़ रही है, ऐसे में आपके प्रत्याशी चयन को लेकर क्या प्रायोरिटी रही? देखिए, हम लोग तो जो मैं समझ सकता हूँ, किसी भी पार्टी का पहला प्रयास ये होता है कि जो बेस्ट प्रत्याशी है, जो जीत सकता है, उसको सिलेक्ट करें, उसको टिकट दें, और हम आई एम श्योर कि पार्टी उसी प्रोसेस को फॉलो कर रही है। हमेशा से गुटबाजी एक बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस की रही, कैसे? किस पार्टी की नहीं है? किस पार्टी की नहीं है? अगर पॉलिटिक्स है तो गुटबाजी रहेगी, अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं गुटबाजी रहेगी। तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली लोग पार्टी को वोट करते हैं, जो पार्टी जिसके पक्ष में मतदाता आ जाते हैं, मतदान होता है, तो वो जीतता है। लास्ट टाइम हम जीत ही गए थे लगभग, सिलेंडर मार्जिन से हम हारे थे। हमारे पास सपोर्ट भी था इंडिपेंडेंट्स का, दूसरी पार्टीज का, मगर तोड़ फोड़ के एक सरकार बनाई गई, हमारे 20-25 लोगों को लेके चले गए। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात नहीं मानी। इसलिए अब हम जनता की अदालत में, जनता डिसाइड करेगी कि जो उस वक्त हुआ था वो ठीक था कि गलत था, और जनता डिसाइड करेगी कि उनको स्थायी सरकार चाहिए या अस्थायी सरकार चाहिए। कम शब्दों में बताइए, 24 और 23 दोनों चुनाव कांग्रेस पार्टी का क्या मूल्य है और कैसे रहेगी, क्या देखिए? 23 का जो चुनाव है ये स्टेट का चुनाव है, स्थानीय चुनाव है। इसमें सेंटर का मुद्दा नहीं रहेगा, इसमें मोदी जी मुद्दा नहीं रहेंगे, इसमें शिवराज जी का कुशासन, शिवराज जी का जो कुपोषण, महिला जो क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, घोषणावी, और ये जितनी बातें लोग उनके बारे में कहते हैं कि एक प्रकार से ही इज अ प्रूवन फेलियर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर 18 इयर्स, वो मुद्दा रहेगा। 24 के मुद्दे नेशनल होंगे। सर, पिछले दिन आप शिवराज जी की बात करें, पिछले दिन शिवराज जी के सिडनी मालवा, उनका कहना है कि हम जो भी योजनाएं
और हितग्राहियों के लिए शुरू करते हैं, जनता के लिए शुरू करते हैं, कांग्रेस आती है खत्म कर देती है उसको। जनता से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। कांग्रेस आई कब? कुछ 15 महीने के लिए तो आई थी, 18 सांसद हुए थे, पर तब शिवराज जी किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? मतलब मेरे को तो पता नहीं कि 20 साल में कोई कांग्रेस आई थी, और जो आई थी उसने कोई ऐसा काम नहीं किया था, बल्कि हम तो किसानों का कर्जा माफ कर रहे थे, जो बीजेपी ने आके खत्म कर दिया। ये तो उल्टी बात कह रहे हैं, बट आदत है उनकी। एक आखिरी सवाल कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इंडिया गठबंधन जो बना है, तो राहुल गांधी किस तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे या इंडिया के नेतृत्व करते हुए मोदी सरकार को चुनौती देंगे और कांग्रेस की? देखिए, मैं जो समझ सकता था, राहुल जी विपक्ष के सबसे कद्दावर और सबसे तगड़े स्पीकर थे लोकसभा में, और जिस तरह से वो मोदी जी को और बीजेपी को अटैक करते थे, शायद दूसरे लोग उतने इफेक्टिवली नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो राहुल जी की बात देश सुनता है। तो मेरे को जो समझ आया है कि राहुल जी का लोकसभा में आना और अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब वो पार्टिसिपेट करेंगे और जब वो मोदी जी के बारे में बातें बोलेंगे तो देश फिर सुनेगा। उसी का जो डर था कि उन्होंने राहुल जी को लोकसभा से बाहर करवा दिया था। विवेक तनखा जी से क्या मांग की गई थी और कैसे करते हैं? शहर की काफी महत्वपूर्ण मांग थी कि एक सब वाहन शहर में होना चाहिए, जो कि नगर पालिका द्वारा है, जो कभी सुधरता रहता है, कभी खराब होता है, कभी उसकी सर्विसिंग नहीं होती है। तो सारे शहर वासियों की ये मांग थी कि एक सब वाहन और होना चाहिए जो कम से कम तैयार रहे। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि सब वाहन न होने के कारण हमको काफी मशक्कत उठाना पड़ी थी, एक हमारे मित्र की डेथ के कारण। तो हमने हमारे नगर कांग्रेस के द्वारा एक ज्ञापन देके उनसे एक मांग करी, विवेक तनखा जी जो हमारे माननीय राज्यसभा सांसद हैं, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया और 50,000 रुपए की लाइब्रेरी के लिए कोर्ट को उनने जाते ही दोनों चीजों को खाते में डलवाने का बोला।